जून 2021 के अंत में एक दोपहर हरियाणा के सोनीपत जिले के पुलिस मुख्यालय में माहौल हमेशा की तरह शांत था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जो अपराध शाखा के प्रमुख थे, एक पुरानी फाइल की समीक्षा कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा गरीबी और चिंता से झुर्रियों से भरा हुआ था, झिझकते हुए अंदर आया। वह लीला राम थे, जो पास के एक गांव के किसान थे। वह इंस्पेक्टर सिंह की डेस्क के सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसके खुरदरे हाथ बेचैनी और असहायता में मुड़ रहे थे। साहब, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं यहां रिपोर्ट करने आया हूं। मेरा बेटा गायब हो गया है। इंस्पेक्टर सिंह, जो 40 वर्ष से अधिक उम्र के थे, जिनके माथे पर झुर्रियां थीं और अनुभवी जासूस की तेज नजर थी, ने धीरे से उस आदमी के सामने एक गिलास पानी रखा। शांत हो जाइए, चाचा जी, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और शांत थी। मुझे विस्तार से बताएं, आपके बेटे का नाम क्या है, वह कितने साल का है और वह कब से गायब है? लीला राम ने खुद को शांत करने के लिए एक घूंट पानी पिया और फिर अपनी कहानी शुरू की। उनका बेटा रमेश 35 साल का था और जिले के सबसे बड़े पोल्ट्री फार्मों में से एक का मालिक था। रमेश 1 महीने से अधिक समय से परिवार के संपर्क में नहीं था। शुरू में लीला राम ने सोचा कि उनका बेटा काम में व्यस्त है, जैसा कि अक्सर होता था। लेकिन 1 सप्ताह, फिर 2 सप्ताह बीत गए और जब उन्होंने अपने बेटे को फोन किया तो फोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। कुछ गलत होने की आशंका से वह रमेश की पत्नी सुनीता से पूछने के लिए फार्म पर गया। उसने मुझसे कहा कि रमेश जुए के कर्ज में डूबा हुआ है और कर्ज से बचने के लिए घर से भाग गया है, लीला राम ने कहा। उसकी आवाज गुस्से और निराशा से भरी हुई थी। क्या आपको यह समझ में आता है साहब? मेरा बेटा, जिसे मैंने पाला है, मैं उसे किसी और से बेहतर जानता हूं। बचपन से वह मेहनती था, शराब या महिलाओं में नहीं पड़ता था और निश्चित रूप से कभी जुए में नहीं पड़ा। उसने अपनी सारी ऊर्जा और बचत पोल्ट्री फार्म में लगा दी। वह उस फार्म को अपने से भी ज्यादा प्यार करता था। वह कैसे दिवालिया हो सकता है और भाग सकता है? लीला राम ने जोर देकर कहा कि उनके बेटे के गायब होने के पीछे कुछ संदिग्ध था। उन्हें अपनी बहू पर एक शब्द भी विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके बेटे का फार्म अच्छी तरह से निवेशित था और संपन्न हो रहा था और यह रातों रात दिवालिया नहीं हो सकता था। लीला राम की रिपोर्ट सुनने के बाद इंस्पेक्टर सिंह को कई अनियमितताएं महसूस हुईं। जुए के कर्ज के कारण एक आदमी के घर से भागने की कहानी असामान्य नहीं थी, लेकिन पिता के दृढ़ दावों ने उनके मन में गहरा संदेह पैदा कर दिया। उन्होंने सीधे रमेश के फार्म में जाकर मामले की जांच करने का फैसला किया। रमेश का पोल्ट्री फार्म आवासीय क्षेत्रों से दूर एक बड़े भूखंड पर स्थित था। इसे आधुनिक खलिहान, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों और सामने एक आलीशान 2 मंजिला घर के साथ बड़े पैमाने पर बनाया गया था। इस संपत्ति को देखकर हर कोई मान लेगा कि यह एक सफल व्यवसाय है। इसके मालिक के दिवालिया होने की कहानी और भी अविश्वसनीय हो गई। जैसे ही पुलिस की गाड़ी गेट के सामने रुकी, एक युवा महिला, जो गोल, मटोल और आकर्षक थी, दौड़कर बाहर आई। वह सुनीता, 32 साल की, रमेश की पत्नी थी। सुनीता ने घर के साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर थकावट और उदासी झलक रही थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, जैसे कि वह बहुत रोई हो। पुलिस को देखकर सुनीता काफी हैरान हुई और फिर तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? क्या आपको मेरा पति मिल गया है? इंस्पेक्टर सिंह ने अपना परिचय दिया और अपनी यात्रा का कारण बताया। उन्होंने सुनीता को अंदर चलने के लिए कहा ताकि वे बात कर सकें। घर के अंदर सामान बड़े करीने और साफ सुथरे तरीके से व्यवस्थित किया गया था। एक लंबा, मांसल युवक घर के पीछे से आया। पुलिस को देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर जल्दी से झुककर अभिवादन किया। यह थोथा राम है, जो मेरे फार्म पर काम करता है, सुनीता ने कहा। उसकी आवाज अभी भी सिसक रही थी। जब से मेरा पति गया है, यह अच्छा है कि वह मदद करने के लिए रुक गया है, अन्यथा मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। थोथा राम ने चुपचाप सिर हिलाया और एक कोने में खड़ा हो गया, यह दिखाते हुए कि वह एक वफादार कर्मचारी है जो केवल अपने काम की परवाह करता है। इंस्पेक्टर सिंह ने पूछताछ शुरू की और सुनीता से अपने पति के भागने के बारे में विस्तार से बताने को कहा। एक दुखियारी पत्नी की भूमिका निभाते हुए, जिसे उसके पति ने कर्ज के ढेर के साथ छोड़ दिया था, सुनीता ने अपना नाटक शुरू किया। उसने कहा कि हाल के महीनों में रमेश ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया था। वह देर रात घर आता था और घर का पैसा गायब हो रहा था। जब उसने उससे पूछा तो वह बस चिढ़ जाता था और कुछ नहीं कहता था। फिर 1 महीने पहले एक सुबह जब वह उठी तो उसे उसका पति नहीं मिला। मेज पर एक नोट था जिसमें कहा गया था कि उसने जुए का बहुत बड़ा कर्ज लिया है, जिसे वह चुका नहीं सकता है।
और उसे भागना होगा। उसने अपनी पत्नी को घर पर रहने, अपने बच्चे और फार्म की देखभाल करने के लिए कहा। वह नोट कहाँ है? इंस्पेक्टर सिंह ने पूछा। ओह, मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने उसे पढ़ते ही फाड़ दिया और फेंक दिया, सुनीता ने कहा। उसका चेहरा खेद से भरा हुआ था। कुछ दिनों बाद टैटू वाले लोगों का एक समूह मेरे घर आया और कहा कि मेरे पति ने उनसे 1 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वे फार्म को समतल कर देंगे। शुक्र है कि थोथा राम और पड़ोसी बीच बचाव करने के लिए खड़े हो गए और वे चले गए। सुनीता की कहानी की पुष्टि थोथा राम ने की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार अपने मालिक को चुपके से फोन करते हुए सुना था और ऐसा लग रहा था कि कोई उसे कर्ज चुकाने के लिए कह रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कई बार फार्म के बाहर कुछ खूंखार दिखने वाले अजनबियों को देखा था। थोथा राम ने एक वफादार कर्मचारी होने का दावा किया, हमेशा अपनी मालकिन की रक्षा करता था और सुनीता की इस बात के लिए प्रशंसा करता था कि वह कैसे अकेले सब कुछ संभाल रही है। उनका नाटक त्रुटिहीन रूप से किया गया था और हर विवरण तार्किक था और हर भावना वास्तविक थी। अगर कोई बाहरी व्यक्ति उनकी कहानी सुनता तो वे निश्चित रूप से उस दुर्भाग्यपूर्ण युवा पत्नी के लिए सहानुभूति महसूस करते, लेकिन इंस्पेक्टर सिंह को ऐसा नहीं लगा। अपराधों से निपटने के लगभग 15 वर्षों के अनुभव ने उन्हें झूठ के प्रति विशेष संवेदनशीलता प्रदान की थी। उन्हें एहसास हुआ कि सुनीता और थोथा राम का नाटक इतना सही था कि यह नकली लग रहा था। उनके बयान इतने छोटे विवरणों से मेल खाते थे कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले से ही एक दूसरे के साथ मिलीभगत कर ली है। सुनीता का रुख, भले ही वह रो रही थी, ने इंस्पेक्टर सिंह को एक पत्नी के अपने पति को खोने का वास्तविक दर्द नहीं दिखाया। इसके बजाय उन्होंने थकावट देखी, एक ऐसी स्वीकृति जिसे चतुराई से प्रच्छन्न किया गया था। और जहां तक थोथा राम का सवाल है, उसकी मालकिन के प्रति उसकी सुरक्षा केवल वफादारी नहीं थी बल्कि अनैतिक रूप से अंतरंग थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिवालियापन की कहानी और पोल्ट्री फार्म की वास्तविकता के बीच एक अघुलनशील विरोधाभास था। इंस्पेक्टर सिंह घर में प्रवेश करने से पहले खलिहान का एक चक्कर लगाया था। उन्होंने देखा कि हजारों मोटे मुर्गियां वध होने के लिए तैयार थीं और खाद्य भंडार अभी भी भरा हुआ था। प्रणाली सुचारू रूप से चल रही थी। 1 करोड़ के कर्ज के लिए 10 करोड़ रुपये की संपत्ति नहीं गिर सकती थी। अगर वास्तव में कर्ज था तो मुर्गियों के एक बैच को बेचने से कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त होता। रमेश के भागने का कोई तार्किक कारण नहीं था। फार्म छोड़ने पर इंस्पेक्टर सिंह ने एक अलग परिकल्पना बनाई। उन्हें विश्वास नहीं था कि रमेश भाग गया था। उन्हें विश्वास था कि इस जगह पर एक भयानक अपराध हुआ था और पीड़ित के शरीर को कहीं छुपाया गया था। और सुनीता और थोथा राम, दुखियारी पत्नी और वफादार कर्मचारी, प्रमुख संदिग्ध थे। निश्चित रूप से उनके बीच एक संदिग्ध संबंध था और यह मामले का मकसद हो सकता है। वह जानता था कि इस विस्तृत नाटक को उजागर करने के लिए वह केवल बयानों पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे ठोस सबूत की जरूरत थी, ऐसा सबूत जिसे नकारा नहीं जा सकता था। एक गुप्त जांच योजना पुलिस निरीक्षक के दिमाग में बनने लगी। सोनीपत जिले के पुलिस मुख्यालय में वापस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपराध शाखा के सदस्यों के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई। सफेद बोर्ड पर उन्होंने गायब रमेश की तस्वीर लगाई, साथ ही सुनीता और थोथा राम के बयानों के बारे में कुछ नोट्स भी लगाए। नीचे उन्होंने एक बड़ा वाक्य रेखांकित किया, बहुत अच्छा होने के लिए सच होना। मुझे इस जुए के कर्ज की कहानी पर एक शब्द भी विश्वास नहीं है, इंस्पेक्टर सिंह ने कहा। उनकी आवाज कड़ी थी, उनकी आंखें कमरे में हर चेहरे पर घूम रही थीं। पत्नी के बयान से लेकर कर्मचारी की पुष्टि तक सब कुछ संदिग्ध रूप से मिलता है, जैसे कि उन्होंने पहले से एक दूसरे के साथ मिलीभगत कर ली हो। पत्नी की दुखद अभिव्यक्ति, कर्मचारी की वफादारी और यहां तक कि कर्ज की वसूली करने आए गैंगस्टर की कहानी भी बहुत नाटकीय है। अब हमारा काम इस नाटक को उजागर करना है और इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाना है। जांच योजना जल्दी और गुप्त रूप से बनाई गई। इंस्पेक्टर सिंह जानते थे कि सुनीता और थोथा राम जैसे चालाक विषयों के लिए कोई भी सार्वजनिक कार्रवाई उन्हें सचेत कर सकती है और उन्हें जवाब देने का एक तरीका खोजने के लिए प्रेरित कर सकती है। हर कदम चुपचाप उठाया जाना था। जांच की पहली शाखा को रमेश के चरित्र और सामाजिक कनेक्शन को सत्यापित करने का काम सौंपा गया था। 2 अनुभवी जासूसों को सादे कपड़ों में भेजा गया था, जो रमेश के पूर्व व्यावसायिक सहयोगियों के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, जो यह देखने के लिए रुक गए थे कि वह कैसा कर रहा था। वे गांव में पानी के खोखे में घूमते थे, पड़ोसियों के साथ बातचीत करते थे और उन्होंने जो कुछ भी सुना वह उस कहानी के बिल्कुल विपरीत था जो पत्नी ने बताई थी। रमेश, जुआ? क्या आप मजाक कर रहे हैं? रमेश के फार्म के बगल में सालों से रहने वाले एक बुजुर्ग पड़ोसी ने कहा।
पूरे जिले में रमेश जैसा मेहनती आदमी मिलना मुश्किल है। वह शराब या महिलाओं में नहीं पड़ता है और काम से आने के बाद वह बस अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने फार्म के पास जाता है। वह जो पैसा कमाता है वह उसे मकई और जानवरों के लिए दवा खरीदने में लगाता है और वह अपनी दवा को अपने गांव में बूढ़े माता पिता को भेज देता है। उसके पास जुआ खेलने का समय कहाँ है? जासूस रमेश के व्यावसायिक सहयोगियों के पास भी गए, पशुधन आपूर्तिकर्ताओं से लेकर मांस खरीदने वाले व्यापारियों तक। रमेश के बारे में तस्वीर और भी स्पष्ट हो गई। वह एक ईमानदार, सम्मानित व्यवसायी थे जिन्होंने कभी किसी पर एक रुपया भी नहीं बकाया था। वह किसान की ईमानदार प्रकृति के कारण कभी कभी असभ्य और चुप हो सकते थे, लेकिन वह निश्चित रूप से जुआरी नहीं थे। इस बीच जांच की एक और शाखा फार्म के वित्त का विश्लेषण करने पर भी महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। बैंक के साथ काम करने के बाद रमेश और फार्म के खाता विवरण ने पूरी तरह से स्वस्थ नकदी प्रवाह दिखाया। मुर्गियों की बिक्री से राजस्व नियमित रूप से स्थानांतरित किया जाता था और प्रत्येक बैच करोड़ों रुपए का था। जुए के कर्ज चुकाने से संबंधित कोई बड़ी असामान्य नकद निकासी नहीं हुई। यहां तक कि रमेश के गायब होने की रिपोर्ट से केवल 2 सप्ताह पहले उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाली मकई की एक खेप जमा करने के लिए 5 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन किया था। एक आदमी जो दिवालिया होने वाला था वह ऐसा नहीं करेगा। दिवालियापन के बारे में झूठ को निर्विवाद सबूतों से पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। इसने इंस्पेक्टर सिंह की राय को और मजबूत कर दिया। रमेश की हत्या होने की संभावना थी और अपराध का मकसद पत्नी और कार्यकर्ता के बीच अवैध संबंध से उपजा हो सकता है। हमारे पास एक पत्नी है जो एक नीरस शादी से बचना चाहती है और एक युवा प्रेमी जो मालकिन और संपत्ति दोनों को हड़पना चाहता है। इंस्पेक्टर सिंह ने एक आंतरिक बैठक में विश्लेषण किया। यह एक क्लासिक हत्या का मकसद है। मुद्दा यह है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अंतर्ज्ञान और तार्किक कटौती अभियोग के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ने की जरूरत है। एक साहसिक निर्णय लिया गया। विशेष टीम ने रमेश के फार्म पर हर हरकत की 24/7 गुप्त निगरानी स्थापित करने का फैसला किया। यह एक अत्यंत कठिन काम था क्योंकि फार्म एक बहुत ही खुले क्षेत्र में स्थित था, जिससे एक छिपा हुआ स्थान खोजना मुश्किल हो गया जो पता न चले। कई दिनों के सर्वेक्षण के बाद जासूसों को अंततः एक आदर्श स्थान मिला, एक पुराना परित्यक्त शिविर जो फार्म से 1 किलोमीटर से अधिक दूर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित था। यहां से उच्च आवर्धन के साथ, विशेष निगरानी उपकरणों के साथ वे फार्म के आवास और यार्ड के लगभग पूरे क्षेत्र को कवर करने में सक्षम थे। 3 जासूसों को तैनात करने का आदेश दिया गया था। उन्हें बेहद कम संसाधनों में रहना पड़ा। सूखे राशन खाने पड़े, झरने का पानी पीना पड़ा और दूरबीन और कैमरे के पास बारी बारी से पहरा देना पड़ा। एक भी पल ढिलाई नहीं बरतनी पड़ी। पहले दिन धीरे धीरे और किसी घटना के बिना बीत गए। दिन के दौरान सुनीता और थोथा राम अभी भी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। सुनीता अभी भी एक मेहनती मालकिन होने का दिखावा कर रही है जो सब कुछ प्रबंधित करती है। थोथा राम अभी भी एक मेहनती कर्मचारी हैं जो मुर्गियों को ढोते हैं, खलिहानों को साफ करते हैं। उन्होंने एक उचित दूरी बनाए रखी, केवल काम से संबंधित बातचीत का आदान प्रदान किया, बिना किसी अंतरंग क्रिया के। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने निगरानी किए जाने की संभावना का अनुमान लगाया है और वे बेहद सावधानी से काम कर रहे थे। लेकिन एक आवरण, चाहे कितना भी सही क्यों न हो, मूल स्वभाव को छुपा नहीं सकता। मनुष्य दिन में अभिनय कर सकते हैं, लेकिन जब रात गिरती है और उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है, तो उनका असली स्वभाव सामने आता है। निगरानी के चौथे दिन जासूसों के धैर्य को फल मिला। रात के लगभग 11 बजे मुख्य भवन की रोशनी लगभग पूरी तरह से बंद हो जाने के बाद सुनीता के कमरे में केवल एक रात की रोशनी जल रही थी। इंफ्रारेड कैमरे ने एक महत्वपूर्ण तस्वीर खींची। घर के पीछे का दरवाजा धीरे से खुला। थोथा राम खलिहान की जांच करने के बाद पीछे के कर्मचारियों के लिए कमरे में नहीं लौटा। उसने सावधानी से चारों ओर देखा और फिर एक बिल्ली की तरह घर में चला गया, सीधे मालकिन के बेडरूम में। कमरे में रात की रोशनी अचानक बुझ गई और थोथाराम फिर कभी नहीं निकला। शिविर में जासूसों ने सांस रोककर स्क्रीन को घूरना शुरू कर दिया। पहला सबूत अभी तक रंगे हाथों नहीं, लेकिन यह पुष्टि करता है कि उनका अवैध संबंध वास्तविक था और वह घटना आने वाली रातों में दोहराई गई। हर रात आधी रात के बाद कर्मचारी मालकिन के कमरे में घुस जाता था और लगभग सुबह तक वहां रहता था, फिर बाहर निकल जाता था। उन गुप्त कार्यों को रिकॉर्ड करने वाले वीडियो निर्विवाद सबूत बन गए थे। रमेश का गायब होना अब आधिकारिक तौर पर हत्या के मामले में बदल गया था। इंस्पेक्टर सिंह जानते थे कि कार्रवाई करने का समय बहुत करीब था, लेकिन उन्हें एक और चीज की जरूरत थी,
एक भौतिक प्रमाण, कुछ ऐसा जो सीधे दो बुरे लोगों को पीड़ित की मौत से जोड़ सके। वह केवल व्यभिचार के वीडियो के आधार पर छापा नहीं मार सकते थे और उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। उसे पीड़ित का शरीर या शरीर का हिस्सा खोजना था और उन्हें अंतर्ज्ञान था कि जवाब उसे बनकारे फार्म के अंदर कहीं छिपा है। परित्यक्त शिविर में माहौल नम और तनावपूर्ण था। तीनों जासूस यहां एक सप्ताह से रह रहे थे। नींद की कमी से उनकी आंखें डूबी हुई थीं, लेकिन उनकी आत्माएं पहले से कहीं ज्यादा जागृत थीं। थोथाराम को आधी रात को सुनीता के बेडरूम में चुपके से घुसते हुए दिखाते हुए वीडियो को दर्जनों बार देखा गया था। हर बार जब वे इसे देखते तो सैनिकों के दिलों में आक्रोश बढ़ता जाता था। एक ऐसी महिला की छवि जो माना जाता है कि अपने पति को खोने के लिए दुखी है, जो परिवार के बिस्तर पर कर्मचारी के साथ स्वतंत्र रूप से सो रही है, जो मृतक का अपमान है। निगरानी के 7वें दिन की सुबह कई रातों से पर्याप्त वीडियो सबूत इकट्ठा करने के बाद समूह के प्रमुख ने तुरंत सारे डेटा इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को रिपोर्ट करने के लिए दिए। विशेष टीम के कमांड रूम में एक बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया गया और किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा। पूरे कमरे में केवल मौन, अस्पष्ट छवियां थीं जो इंफ्रारेड कैमरे द्वारा रिकॉर्ड की गई थीं, लेकिन उन तस्वीरों में किसी भी बयान की तुलना में अधिक शक्ति थी। उन्होंने एक अवैध संबंध, एक बेशर्म विश्वासघात और सबसे महत्वपूर्ण बात उजागर की। इसने एक हत्या का अचूक मकसद प्रदान किया। दुखियारी पत्नी और वफादार कर्मचारी का नाटक पूरी तरह से उजागर हो गया था। वीडियो खत्म होने पर इंस्पेक्टर सिंह ने प्रोजेक्टर बंद कर दिया। वह खड़ा हो गया। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की आग जल रही थी। उन्होंने अपने साथियों की ओर देखा, जिन्होंने कई हफ्तों से उनके साथ मामले को लेकर संघर्ष किया था, और कहा, इस पल से, उन्होंने कहा, उनकी आवाज स्पष्ट थी, हम रमेश नामक गायब व्यक्ति के मामले को आधिकारिक तौर पर बंद कर रहे हैं। इसके बजाय एक नई विशेष टीम बनाई गई है। हत्या और संपत्ति की चोरी की जांच विजयलोक गांव में हुई। पहले संदिग्ध सुनीता और थोथाराम हैं। सभी संदेह दूर हो गए हैं। अब हमारा काम उन पर आरोप लगाने के लिए सबूत खोजना है। कमांडर की घोषणा एक युद्ध के आदेश की तरह थी और कमरे में माहौल जीवंत हो गया। मामला पूरी तरह से एक नए चरण में प्रवेश कर गया था, एक ऐसा चरण जो अधिक प्रत्यक्ष और निर्णायक था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी भी आगे थी। विशेष टीम के पास भले ही मकसद के सबूत हों, लेकिन वे अभी भी केवल परिस्थितिजन्य सबूत थे। वे केवल व्यभिचार के आरोप में सुनीता और थोथाराम को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। यदि वे अभी पूछताछ करते हैं तो वे निश्चित रूप से अवैध संबंध को स्वीकार करेंगे, फिर रोएंगे और कहेंगे कि यह केवल एक कमजोर क्षण था जब रमेश चले गए थे, और रमेश के गायब होने से संबंधित किसी भी चीज से इनकार करते रहेंगे। कोई शव नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई गवाह नहीं। मामला फिर से गतिरोध में चला जाएगा। हम एक मुश्किल स्थिति में हैं, एक बूढ़े जासूस ने कहा। हम जानते हैं कि वे हत्यारे हैं, लेकिन हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर हम तलाशी वारंट के लिए आवेदन करते हैं और सार्वजनिक रूप से जांच करते हैं, तो मुझे यकीन है कि उन्हें सारे निशान मिटाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया होगा। वह फार्म बहुत बड़ा है। अच्छी तरह से छिपे हुए शरीर को खोजना सुई को ढेर में खोजने जैसा है। पूरे सम्मेलन कक्ष में सन्नाटा छा गया। कठिन प्रश्न ने खुद को प्रस्तुत किया। फार्म में कानूनी और स्वाभाविक रूप से प्रवेश कैसे करें, बिना उन दो पुराने लोमड़ियों को चौकन्ना किए? कई योजनाओं का प्रस्ताव किया गया था। कुछ लोगों ने एक तुच्छ चोरी का मंचन करने का सुझाव दिया और जांच के बहाने के तौर पर। दूसरों ने यह देखने के लिए बिजली कंपनी के कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत करने का सुझाव दिया कि लाइनें कैसी हैं। लेकिन उन सभी योजनाओं में खामियां थीं और वे सुनीता और थोथाराम जैसे लोगों को डरा सकती थीं। जैसे ही बहस गतिरोध में आ रही थी, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जो कुछ मिनटों से कमरे में चुपचाप आगे पीछे चल रहे थे, अचानक रुक गए। उनकी आंखों में रोशनी आ गई और उनके दिमाग में एक साहसिक विचार आया, एक ऐसी योजना जो इस मामले की पृष्ठभूमि का उपयोग कर सकती है। बीमारी, उन्होंने अचानक कहा। हर कोई हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा। यह समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। इंस्पेक्टर सिंह ने समझाया, हमारा सोनीपत जिला राज्य के सबसे विकसित पशुधन क्षेत्रों में से एक है। पशुधन और मुर्गी पालन के लिए बीमारी की रोकथाम को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, विशेष रूप से पीड़ित के बड़े पोल्ट्री फार्मों के लिए। जिले और राज्य के अंतर एजेंसी निरीक्षण दल का आकस्मिक निरीक्षण बहुत सामान्य है, यहां तक कि अनिवार्य भी है। उन्होंने अपनी योजना को रेखांकित करना जारी रखा। हम एक विशेष पशु चिकित्सा निरीक्षण दल स्थापित करेंगे। टीम की सदस्यता में जिले के पशु चिकित्सा विभाग के कुछ अधिकारी शामिल होंगे, लेकिन मुख्य अधिकारी सादे कपड़ों में हमारे जासूस और फोरेंसिक तकनीकी विशेषज्ञ होंगे, जो राज्य के अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे।
हम औपचारिक कारण से फार्म में जाएंगे, जो कि अफ्रीकी स्वाइन बुखार को रोकने के लिए कीटाणुनाशक दवाओं के छिड़काव का निरीक्षण करना है। यह एक अधिक वैध कारण नहीं हो सकता है। इस कारण से हमें खलिहानों से लेकर फीड स्टोरेज रूम और यहां तक कि घरों और रसोई तक सभी क्षेत्रों में जाने और सफाई की जांच करने का पूरा अधिकार है। इस योजना को तुरंत सभी ने सराहा। यह बहुत अच्छा था। यह कानूनी, तर्कसंगत और स्वाभाविक था, जिससे विषयों को संदेह करने या मना करने के लिए कोई छिद्र नहीं छोड़ा गया। वे चालाक हो सकते हैं, लेकिन वे राज्य नियंत्रण एजेंसी के प्रशासनिक आदेशों का विरोध नहीं कर सकते थे। योजना को तुरंत गुप्त रूप से लागू किया गया। इंस्पेक्टर सिंह ने आवश्यक समन्वय प्राप्त करने के लिए सीधे सोनीपत जिले के नेताओं और पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के साथ काम किया। कुछ खेतों में अचानक बीमारी की रोकथाम निरीक्षण के बारे में एक झूठा निर्णय, जिसमें रमेश का खेत भी शामिल है, जल्दी से जारी किया गया। एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व सबसे अनुभवी फोरेंसिक वैज्ञानिक कर रहे थे, जो एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। उनके साथ 2 अपराध शाखा के जासूस थे, जो युवा पशु चिकित्सा अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। उनका काम बेहद भारी और खतरनाक होगा। उन्हें शांत रहना होगा और अपनी भूमिकाएं पूरी तरह से निभानी होंगी, और साथ ही थोड़े समय के भीतर सबसे छोटे निशान का पता लगाने के लिए एक गहरी निगाह रखनी होगी। यहां तक कि 2 खलनायकों की निगरानी में भी। कार्रवाई की पूर्व संध्या पर इंस्पेक्टर सिंह ने निजी तौर पर विशेष टीम से मुलाकात की। उन्होंने फार्म का एक आरेख मेज पर फैलाया। आपके साथियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य, उन्होंने एक लाल रंग के क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, मुर्गियों को खिलाने के लिए खाना बनाने की रसोई है। प्रारंभिक बयानों के अनुसार यह एक अलग इमारत है, जिसमें एक बहुत बड़ी लकड़ी से जलने वाली भट्टी है। मुझे अंतर्ज्ञान है कि अगर कोई अपराध होता है, अगर शरीर का निस्तारण करने का कोई प्रयास होता है, तो यह सबसे संभावित स्थान है। स्टोव, चिमनी और आसपास के क्षेत्र की जांच पर ध्यान दें। सुरक्षा पहले आती है। यदि आपको संदेह है तो तुरंत वापस आ जाएं। क्या आप समझ गए हैं? समझे, तीनों ने एक स्वर में कहा। उनकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी हुई थीं। अगली सुबह एक राज्य एजेंसी की लाइसेंस प्लेट के साथ एक सीटर वाहन लाल गंदगी वाली सड़क पर लुढ़का, जो रमेश के फार्म की ओर जाती थी। निरीक्षण टीम का नेतृत्व श्रीमान हरि ने किया, जो पशु चिकित्सा विभाग के उप प्रमुख थे, उद्योग में एक सम्मानित और दयालु व्यक्ति। उनके साथ 2 युवा पशु चिकित्सा अधिकारी और 3 अन्य थे, जिन्हें प्रांत से आगे के अधिकारियों के रूप में पेश किया गया था, जो चमड़े के ब्रीफकेस ले जा रहे थे, जो बहुत पेशेवर दिखते थे। यह वही विशेष टीम थी जिसे व्यक्तिगत रूप से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने चुना था। राज्य लाइसेंस प्लेट वाली कार को अचानक आते देखकर सुनीता और थोथा राम चौंक गए, जो यार्ड में खड़े थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में क्षण भर के लिए चिंता की झलक दिखाई दी। हालांकि जब श्रीहरि, एक परिचित चेहरा, कार से उतरा और लाल मुहर के साथ अचानक निरीक्षण की प्रस्तुति दी, तो उनकी चिंता जल्दी से राहत में बदल गई। बीमारी की जांच करना एक सामान्य गतिविधि। उन्होंने राहत की सांस ली और मान लिया कि यह सिर्फ एक नियमित निरीक्षण था। हेलो, श्रीहरि ने मुस्कान के साथ कहा। इस बार पड़ोसी प्रांतों में अफ्रीकी स्वाइन बुखार की स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है, इसलिए प्रांत को बड़े फार्मों के निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। हम थोड़ी देर के लिए काम करने जा रहे हैं। स्वच्छता प्रक्रियाओं का निरीक्षण करेंगे, कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप सहयोग करेंगे। सुनीता ने उत्साह से एक स्वागत करने वाली मालकिन की भूमिका निभाई। कोई बात नहीं, यह एक सार्वजनिक बात है। आप लोग अपना काम करते रहिए। मेरे फार्म ने हमेशा बीमारी को रोकने के नियमों का सख्ती से पालन किया है। थोथाराम अधिकारियों के लिए चाय बनाएगा। थोथाराम भी जल्दी से दौड़ा। उसने सहयोग करने के लिए बहुत उत्सुक दिखाया। उनका नाटक एक बार फिर खेला जा रहा था, सही और बिना किसी खामी के। निरीक्षण दल ने अपना काम शुरू किया। श्रीहरि और 2 असली पशु चिकित्सा अधिकारियों ने सुनीता और थोथाराम को सीधे खलिहान में ले जाया। उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से गहन और लंबी प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने नस्ल के मूल, टीकाकरण कार्यक्रम और फीड सम्मिश्रण सूत्रों के बारे में पूछा। वे प्रत्येक खलिहान में गए, हर सुअर की जांच की और फीडिंग गर्त की जांच की। जांच इतनी विस्तृत थी कि सुनीता और थोथा राम को तकनीकी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अपने सभी दिमाग लगाने पड़े, जिससे प्रांत के 3 अधिकारियों की उपस्थिति पूरी तरह से भुला दी गई। यह योजना के कार्यान्वयन का क्षण था, जबकि 2 विषयों का ध्यान खलिहान की ओर पूरी तरह से चला गया था। तीनों राज्य अधिकारी अलग हो गए। उनमें से एक फोरेंसिक वैज्ञानिक ने आवाज को एक विशिष्ट तरीके से उठाया।
कृपा करके हमें खाना बनाने की रसोई और खाद्य भंडारण क्षेत्र की जांच करने की अनुमति दें। पशुधन में खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा बीमारियों को रोकने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। सुनीता, जो सुअरों के कृमिनाशक अनुसूची के बारे में बताने में व्यस्त थी, ने जल्दी से जवाब दिया। हाँ, आप लोग स्वतंत्र हैं। थोथाराम अधिकारियों को रास्ता दिखाएंगे। हालांकि थोथाराम भी एक अन्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा पैर जमा रहा था, जो सुअरों के इलाज की प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा था। फोरेंसिक वैज्ञानिक को इसकी आवश्यकता थी। कोई आवश्यकता नहीं है, हम खुद जा सकते हैं। इतना कहकर तीनों ने जल्दी से मवेशियों के लिए खाना बनाने के लिए रसोई की ओर रुख किया। एक अलग 4 मंजिला इमारत, चिमनी से धुआं अभी भी धुंधला हो रहा था। तीनों दिल की धड़कन तेज हो गई। वास्तविक खोज अब शुरू हो रही थी। रसोई विशाल और काफी अव्यवस्थित थी, जिसमें खमीरयुक्त सुअर फीड और लकड़ी के धुएं की तेज गंध आ रही थी। रसोई के बीच में एक विशाल अग्नि प्रतिरोधी ईंट से निर्मित स्टोव दिखाई दिया। स्टोव का मुंह धुएं के कारण काला था। यह लक्ष्य था। जबकि 2 जासूस दरवाजे के बाहर गार्डिंग कर रहे थे, श्रीमान वू, फोरेंसिक वैज्ञानिक ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। उसने दस्ताने पहने, एक उच्च तीव्रता वाली विशेष फ्लैशलाइट चालू की और जांच शुरू कर दी। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। उसने स्टोव के चारों ओर सीमेंट की जांच की, खून के धब्बों या अनियमितताओं की खोज की जिन्हें साफ कर दिया गया था। उसने फावड़े और राख के खुरचनी की जांच की, यह देखने के लिए कि क्या कुछ असामान्य चिपका हुआ है, लेकिन सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से साफ था। अंत में उसने स्टोव पर ध्यान केंद्रित किया। स्टोव अभी भी थोड़ा गर्म था। यह साबित करता है कि इसका उपयोग कुछ घंटे पहले किया गया था। अंदर अभी भी काफी राख थी। श्रीमान वू ने सावधानी से एक छोटी ट्रॉवेल का उपयोग करके पहले से फैली तिरपाल पर एक एक करके राख की परतों को धीरे से स्क्रैप किया। उनकी आंखें, जिन्हें सैकड़ों परीक्षणों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया था, प्रत्येक धूल के कण की जांच की। राख भूरी, सफेद, हल्की और छिद्रपूर्ण है, लेकिन उनमें उसे कुछ और दिखने लगा। सबसे पहले कुछ टुकड़े थे जो काले थे, कठोर नहीं थे और जले नहीं थे, जो लकड़ी के कोयले के समान दिखते थे। लेकिन जब उसने उन्हें उठाया तो उसे एहसास हुआ कि वे पिघले और विकृत धातु के बटन के टुकड़े थे। एक छोटा सा विवरण, लेकिन यह साबित करता है कि जलाऊ लकड़ी के अलावा कुछ और जलाया गया है। वह धैर्य और सावधानी से खोजता रहा और फिर उनकी टॉर्च एक बिंदु पर रुक गई। राख में छोटे टुकड़े थे जो केवल नाखूनों के आकार के थे और सफेद और अपारदर्शी थे, जो लकड़ी की राख से बहुत अलग दिखते थे। एक सामान्य व्यक्ति आसानी से यह मान सकता था कि ये छोटे कंकड़ या पत्थर के टुकड़े थे जो मिल गए थे, लेकिन एक फोरेंसिक वैज्ञानिक की नज़र से उन्होंने इसे तुरंत पहचान लिया। इन टुकड़ों में एक बहुत ही विशिष्ट संरचना है। सतह खुरदरी है, जिसमें मधुकोश जैसी छोटी छेद हैं। यह बहुत उच्च तापमान पर जलने के बाद हड्डी की संरचना है, जिसे हड्डी के खनिजकरण के रूप में भी जाना जाता है। उसका दिल धड़कने लगा। उसने सावधानी से प्रत्येक सफेद टुकड़े को चिमटी से उठाया और एक सीलबंद प्रमाण बैग में रख दिया। उसे 5 या 6 टुकड़े मिले। किसी भी चीज की पुष्टि करने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन बहुत भयानक संदेह उठाने के लिए पर्याप्त है। तभी एक जासूस बाहर खड़ा था। उसने यह संकेत दिया कि खलिहान में निरीक्षण समूह जल्द ही काम खत्म कर देगा। विशेषज्ञ ने तेजी से उपकरण पैक किए और चूल्हे को उसकी पिछली स्थिति में लौटा दिया। तीनों शांत होकर बाहर चले गए। निरीक्षण समूह में शामिल हो गए। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। निरीक्षण समाप्त हो गया। श्रीहरि ने सहयोग के लिए सुनीता और थोथाराम को धन्यवाद दिया और उन्हें अक्सर चूने के पाउडर छिड़कने के बारे में कुछ अनुस्मारक दिए, और फिर पूरा समूह कार में चढ़कर चला गया। पेड़ों के पीछे गायब हो रही हरी कार को देखकर सुनीता और थोथाराम ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनके होठों पर मुस्कान तैर रही थी। उन्होंने परीक्षण को पूरी तरह से पार कर लिया था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि जिस सबूत से उन पर अपराध लगाया जा सकता है, एकमात्र मानवीय अवशेष जो बचा था, वह निरीक्षण दल के साथ फार्म छोड़ चुका है। एक छोटे से सीलबंद बैग में पूरी तरह से फिट है। मुख्यालय पर वापस फोरेंसिक वैज्ञानिक ने एक भी शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की मेज पर एक छोटे से धुंधले सफेद टुकड़ों वाले सीलबंद बैग को रख दिया। वे बहुत छोटे थे, बहुत नाजुक थे, लेकिन वे अपने आप में 1000 पाउंड भार ले जा सकते थे। क्या आप सुनिश्चित हैं? इंस्पेक्टर सिंह ने पूछा। उसकी आवाज कर्कश थी। विशेषज्ञ ने सिर हिलाया। रूप के अनुसार मुझे लगभग यकीन है कि यह कैल्सिनेटेड हड्डी है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह मानव हड्डी है या पशु हड्डी है और क्या यह पीड़ित की है, हमें डीएनए विश्लेषण करने की आवश्यकता है।
मैं आज दोपहर नमूना सील करूंगा और सीधे आपराधिक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में भेज दूंगा। इंस्पेक्टर वू को घूरता रहा। जांच अब अंतिम मोड़ पर आ गई है। सब कुछ इन अवशेषों के परीक्षण परिणामों पर निर्भर करता है। विशेष टीम की सबसे तनावपूर्ण प्रतीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी। उसके बाद के दिन किम बैंक जिला सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के लिए सबसे लंबे और सबसे भारी दिन थे। सभी जांच गतिविधियां रुकी हुई प्रतीत होती हैं। सभी सांस रोककर दिल्ली की ओर देख रहे थे, एक पतले परिणाम का इंतजार कर रहे थे। अवशेष युक्त छोटे सीलबंद बैग में अब एक व्यक्ति के जीवन का भार था, जो रहस्यमय फार्म का ताला खोलने वाली एकमात्र कुंजी थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह लगभग नहीं सोए। वह लगातार अपने कार्यालय में इधर उधर घूमते रहे। उनका दिमाग तना हुआ था। वह जानता था कि अगर परीक्षण के परिणाम पशु हड्डी के रूप में वापस आते हैं तो पूरा मामला ढह जाएगा। सभी अटकलें, अवैध संबंध के सभी परिस्थितिजन्य सबूत व्यर्थ हो जाएंगे। सुनीता और थोथा राम कानून से दूर हो जाएंगे और रमेश की मौत हमेशा के लिए एक रहस्य बनी रहेगी। इस बीच फार्म में सुनीता और थोथा राम पशु चिकित्सा निरीक्षण दल के दौरे के बाद अपनी अंतिम ओध को उतारते हुए प्रतीत हुए। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने सबसे कठिन बाधा को पार कर लिया है, कि उनका नाटक पूरी तरह से सफल रहा है और प्रारंभिक सतर्कता पूरी तरह से गायब हो गई। इसके बजाय निंदनीय रूप से साहस और खुलेपन आ गए। वे अब आधी रात में चुपके से नहीं घुसते थे। अब जैसे ही रात होती, थोथा राम गर्व से मुख्य भवन में प्रवेश करता, उसी मेज पर खाता और सुनीता के साथ एक असली पति पत्नी की तरह बिस्तर पर सोता। उन्होंने फार्म का नाम बदलने और एक साथ समृद्ध खुशी से जीवन जीने के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जो संपत्ति मृतक पति के पसीने, आंसुओं और जीवन के साथ बनाई गई थी। उनके भ्रष्ट जीवन और आत्मसंतुष्टि के हर विवरण को जासूसी टीम के लेंस के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया था, जो अभी भी दिन रात पहरा दे रही थी। फिल्म फुटेज, भले ही वह हत्या का प्रत्यक्ष प्रमाण न हो, फिर भी सबसे ज्वलंत प्रमाण था नैतिक गिरावट का, दो खलनायकों के क्रूर मकसद का, जिससे चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे पुलिस अधिकारियों को ताकत और दृढ़ संकल्प मिला। एक लंबे सप्ताह के बाद देर दोपहर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के डेस्क पर फोन की घंटी बजी। यह नई दिल्ली से एक अजीब नंबर था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और फोन उठाया। दूसरी तरफ आवाज आपराधिक विज्ञान संस्थान के एक उच्च पदस्थ अधिकारी की थी। नमस्ते, क्या यह किम बैंक जिला सार्वजनिक सुरक्षा विभाग है? हम रमेश से संबंधित मामले में नमूने के विश्लेषण के परिणामों की सूचना देने के लिए आपराधिक विज्ञान संस्थान, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की ओर से फोन कर रहे हैं। हाँ, मैं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह हूं, अपराध शाखा का प्रमुख। इंस्पेक्टर सिंह ने उत्तर दिया। यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी आवाज कांप न रही हो। हमने रमेश द्वारा दिए गए बालों के नमूने के खिलाफ डीएनए का विश्लेषण किया है और मिलान किया है। परीक्षण के परिणामों से पुष्टि होती है कि स्टोव राख में पाए जाने वाले हड्डियों के टुकड़े वास्तव में मानव हड्डी हैं। डीएनए विश्लेषण के परिणामों से पता चलता है कि हड्डियों के टुकड़े रमेश के डीएनए से पूरी तरह मेल खाते हैं। फोन काट दिया। इंस्पेक्टर सिंह चुपचाप बैठे रहे। उसने खुशी या राहत महसूस नहीं की। इसके बजाय उसके सीने में ठंडक बढ़ गई। सच्चाई की पुष्टि हो गई थी। एक ऐसा अपराध जो अधिक राक्षसी नहीं हो सकता था, विज्ञान द्वारा सिद्ध किया गया था। न केवल रमेश की हत्या की गई, बल्कि उसके शरीर को उसकी रसोई में जला दिया गया और इस दुनिया से एक ऐसे तरीके से मिटा दिया गया जो राक्षसी से ज्यादा नहीं हो सकता था। एक भी पल गंवाए बिना इंस्पेक्टर सिंह ने डेस्क थपथपाई और खड़े हो गए। उसने पूरी विशेष टीम को बुलाया। इसके तुरंत बाद आधिकारिक परीक्षण निष्कर्ष जारी किया गया, जिसमें लाल मुहर और एक निर्विवाद हस्ताक्षर था। अब राक्षसों को न्याय दिलाने का समय आ गया था। एक विस्तृत घेराबंदी योजना तैयार की गई। कार्रवाई के समय को अगले दिन सुबह 1 बजे निर्धारित किया गया था, जब लक्ष्य सो रहे थे और सबसे बेखबर थे। भाग लेने वाली सेना में न केवल जिले के आपराधिक जांचकर्ता शामिल थे, बल्कि प्रांत से एक प्लाटून सशस्त्र पुलिस भी शामिल थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई त्रुटि न हो। उद्देश्य दोनों लक्ष्यों को एक साथ रंगे हाथों पकड़ना था, उनके अंतिम झूठों को चकनाचूर करना था। उस रात फार्म के चारों ओर एक खौफनाक चुप्पी छा गई। धुंधली चांदनी में युद्ध के कपड़े पहने दर्जनों साये चुपचाप चले गए। एक घेरा बना रहे थे जो और कसता जा रहा था। अंदर और बाहर जाने वाले हर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था। ठीक 1 बजे, जब सभी सैनिक पोजीशन में थे, इंस्पेक्टर सिंह ने थर्मल इमेजर के माध्यम से देखा। सुनीता के कमरे में रात की रोशनी अभी भी मंद मंद जल रही थी।
वह जानता था कि दोनों शिकार अंदर हैं। उसने अपना रेडियो उठाया और उसकी आवाज दृढ़ और ठंडी थी। सभी स्टेशन ध्यान दें, कार्रवाई शुरू करें। जैसे ही आदेश समाप्त हुआ, हर दिशा से पुलिस बल एक साथ अंदर घुस गया। एक सशस्त्र पुलिस टीम ने कुछ ही क्षणों में लीवर कैंची से मुख्य द्वार का ताला काट दिया। फाटकों को खोल दिया गया। विशेषता वाहन प्रकाश में झपकाते हुए और तेज आवाज करते हुए यार्ड में दौड़ पड़े और सीधे दौड़ेन हुराइस में नेस्पलेक साथ राड मंजिला घर पर चमकने लगे। अंदर एक तूफानी संभोग के बाद सुनीता और थोथा राम को शोर और झिलमिलाती रोशनी से जगा दिया गया। वे डर से उछल पड़े, यह समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। कक्ष टूटा हुआ था। पूरी तरह से हथियारों से लैस पुलिस बल तेजी से अंदर घुस गया। कमरे को बंद कर दिया। दूसरी मंजिल पर बेडरूम का दरवाजा भी तोड़ा गया। इंस्पेक्टर सिंह सबसे पहले प्रवेश करने वाले थे और तेज टॉर्च लाइट सीधे बिस्तर पर चमकी। एक गंदा दृश्य दिखाई दिया। सुनीता और थोथा राम एक साथ बिस्तर पर थे। उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उनके चेहरे का खून सूख गया था। उनकी आंखें उन काले बंदूक के मुंह को देखकर डर से चौड़ी हो गईं, जो सीधे उन पर तनी हुई थीं। पुलिस, हिलना मत, अपने हाथ अपने सिर के ऊपर रखो। घटना बहुत जल्दी हुई, बहुत अप्रत्याशित रूप से। सुनीता और थोथा राम को विरोध करने या इनकार करने का कोई मौका नहीं मिला। उन्हें घटनास्थल पर ही नियंत्रित कर लिया गया और इससे ज्यादा अपमानजनक कोई स्थिति नहीं हो सकती थी। उनका अपराध और छल सार्वजनिक रूप से सबसे नग्न तरीके से उजागर हो गया था। जब उन्हें हथकड़ी लगाकर बाहर ले जाया जा रहा था तो हॉल में चलते हुए सुनीता की निगाह अपने मृत पति की वेदी पर रुकी, जो अभी भी धूप से सुलग रही थी। उसने जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया और उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दो अलग अलग पूछताछ कक्षों में माहौल घना हो गया। चुप्पी फटकारने से भी बदतर थी। अपनी बेइज्जती को पकड़ने के बाद थोथा राम और सुनीता ने पूरी तरह से आत्मविश्वास और चुनौती देने वाले रवैये को खो दिया था। वे वहां बैठे थे। उनके सिर झुके हुए थे, जैसे दो मूर्तियां हों, लेकिन अंदर डर और आतंक का एक तूफान दहाड़ रहा था। उन्हें पता था कि अवैध संबंध का खुलासा हो गया है, लेकिन फिर भी जिद्दी से मान रहे थे कि पुलिस के पास हत्या का कोई सीधा प्रमाण नहीं है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह पहले सुनीता के पूछताछ कक्ष में प्रवेश किया। वह तुरंत नहीं बैठा, बस वहां खड़ा रहा, हाथ बांधे उसके सामने कांपती हुई महिला को देख रहा था। सुनीता, उसने ठंडी और ठोस आवाज में कहा, तुम्हारा नाटक खत्म हो गया है। हमारे पास तुम्हारे और थोथा राम के बीच अवैध संबंध के पर्याप्त सबूत हैं। अब मैं तुम्हें अपने पति के भाग्य के बारे में सच्चाई बताने का एक आखिरी मौका दे रहा हूं। मैंने रमेश की हत्या की। सुनीता ने सिर उठाया। उसका सुंदर चेहरा अब झुर्रियों वाला था और आंसुओं से सराबोर था। उसने परिचित गाने को बजाना शुरू कर दिया। अकेलेपन के बारे में रोना और विलाप करना कमजोर होने पर कर्मचारी द्वारा बहका दिया गया। उसने स्वीकार किया कि उसका व्यभिचार हुआ था, लेकिन उसने हत्या करने से दृढ़ता से इनकार किया। मैंने रमेश के साथ बुरा किया, लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की। वह वास्तव में कर्ज के कारण चला गया। इंस्पेक्टर सिंह जरा भी नहीं डगमगाए। उसने मेज पर कागजात का एक सेट रखा। पहले पन्ने पर आपराधिक विज्ञान संस्थान के फोरेंसिक परीक्षा के परिणाम की एक प्रति थी, जिस पर लाल रंग में मुहर लगी हुई थी। उसने परिणाम के नीचे शब्दों पर हल्के से टैप करने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। तो तुम इसका क्या स्पष्टीकरण दोगे? उसने स्पष्ट आवाज में कहा। हमें तुम्हारे स्टोव राख में जो हड्डियां मिली हैं, वे मानव हड्डियां साबित हुई हैं, और डीएनए विश्लेषण के परिणामों से पुष्टि होती है कि वे हड्डियां तुम्हारे पति रमेश से संबंधित हैं। क्या तुम्हारे पास अब कोई इनकार करने को है? इंस्पेक्टर सिंह के हर शब्द की वजह से सुनीता के दिमाग में हथौड़ा चल रहा था। निर्विवाद वैज्ञानिक प्रमाण। उसने कागज को घूरकर देखा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। झूठ से बनी आखिरी रक्षा दीवार पूरी तरह से ढह गई थी। वह जानती थी कि सब कुछ खत्म हो गया है। सुनीता ने अपना सिर मेज पर पटक दिया। उसके कंधे कांपने लगे। उसकी रोना इस बार झूठी नहीं थी। वह एक खलनायक की रोना थी जो अपरिहार्य सजा का सामना कर रही थी, और उसने कबूल करना शुरू कर दिया। उसके कबूलनामे ने एक भयानक साजिश का खुलासा किया, एक त्रासदी जो वासना और उबाऊपन से उपजी थी। उसने स्वीकार किया कि रमेश एक दयालु लेकिन उबाऊ आदमी के साथ उसकी शादी उसकी भौतिक और शारीरिक इच्छाओं को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी तालाब में फंस गई है, और थोथा राम का आगमन उस शांत तालाब में एक पत्थर फेंकने जैसा था। वह थोथा राम के साथ संबंध में ऐसे जल गई जैसे वासना की तलाश में पतंगा हो, जिसमें थोथा राम उसे वह संतुष्टि प्रदान कर रहा था जो उसे अपने पति से कभी नहीं मिली थी। शुरू में वे सिर्फ चुपके से संबंध रख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वासना और लालच बढ़ता गया।
ठग होने के स्वभाव के साथ थोथाराम छाया में एक प्रेमी होने के लिए संतोष नहीं कर सका। वह सब कुछ हड़पना चाहता था, सुंदर महिला और एक ऐसे फार्म में करोड़ों रुपये की संपत्ति। थोथाराम लगातार सुनीता के दिमाग में अपने पति को मारने का विचार डाल रहा था। उसने एक साथ एक मुक्त अमीर जीवन का एक दृष्टिकोण बनाया और वासना के साथ अंधाधुंध। सुनीता सहमत हो गई। उन्होंने सावधानीपूर्वक योजना की। उन्होंने उस रात काम करने के लिए दूर जाने का फैसला किया जब रमेश दूर था, जब वह थका हुआ और बेखबर था। उस रात सुनीता ने व्यक्तिगत रूप से 10 से अधिक उच्च खुराक वाली नींद की गोलियों को कुचल दिया, उन्हें संतरे के जूस के कप में मिला दिया और यह बहाना करते हुए अपने पति को दे दिया कि वह अपनी ताकत बनाए। रमेश अपनी पत्नी पर पूरी तरह से विश्वास के साथ ने उसे एक घूंट में पी लिया। जब रमेश गहरी नींद में सो गया और उसे कुछ पता नहीं था, तो सुनीता ने थोथाराम को संदेश भेजा। प्रेमी अंदर घुस गया। उन्होंने चाकू या डंडे का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि निशान रह जाएंगे। थोथाराम ने वही मुलायम तकिया ली जिसका इस्तेमाल रमेश आमतौर पर तकिया के लिए करता था और उसे पीड़ित के चेहरे पर दबा दिया। रमेश कोमा में कमजोर हलचल थी, लेकिन वह नौजवान की ताकत का विरोध नहीं कर सका। सुनीता किनारे पर खड़ी थी, न केवल उसे रोकने के लिए बल्कि अपने पति के पैरों को कसकर पकड़ने के लिए भी, थोथाराम को अपराध करने में मदद करने के लिए, जब तक रमेश ने दम नहीं तोड़ दिया। लेकिन कबूलनामे का सबसे डरावना हिस्सा यह था कि उन्होंने शरीर का निस्तारण कैसे किया। रमेश के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटाने के लिए उन्होंने उसके शरीर को मवेशियों के लिए भोजन बनाने के लिए रसोई में खींच लिया। यहां उन्होंने धारदार रसोई चाकू का उपयोग करके पीड़ित के शरीर को कई भागों में तोड़ दिया। मांस और आंतरिक अंगों के हिस्सों को एक औद्योगिक क्रशिंग मशीन में डाल दिया गया, कुचल दिया गया और मकई के भोजन के साथ मिलाया गया। केला के पत्ते उबालकर एक मिश्रित भोजन बनाया गया और दिन ब दिन लापरवाही से उन सुअरों को खिलाने के लिए ले जाया जाता था जिन्हें रमेश ने जीवन भर बनाया था। हड्डियों के कुछ हिस्सों को कुचला नहीं जा सकता था। उन्होंने बड़ी रसोई स्टोव में डाल दिया और सूखी लकड़ी से एक दिन और एक रात जला दिया, जब तक कि वे राख और छोटे टुकड़ों में नहीं बदल गए। राख के उस हिस्से को उन्होंने इकट्ठा किया और गुप्त रूप से विस्तृत बाग में पेड़ों के चारों ओर बिखेर दिया, यह आशा करते हुए कि उनका अपराध हमेशा के लिए मिट्टी और वनस्पतियों के साथ दफन हो जाएगा। सुनीता के कबूलनामे को थोथाराम के कबूलनामे से सत्यापित किया गया था। इसके बाद मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। कुछ महीनों बाद हरियाणा प्रांतीय उच्च न्यायालय ने पहली सुनवाई की। दोनों प्रतिवादियों के अपराध ने जनता के बीच क्रोध की एक चोटी पैदा कर दी थी। न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रतिवादियों का आचरण बेहद राक्षसी और क्रूर था और उनके नैतिक पतन ने उन्हें बिल्कुल अमानवीय बना दिया था। अंतिम वाक्य की घोषणा की गई। प्रतिवादी थोथाराम ने एक उकसाने वाले के रूप में अपनी भूमिका के साथ और हत्या करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करके सबसे कठिन वाक्य दिया गया, मृत्युदंड। प्रतिवादी सुनीता ने अपने पति को जहर देकर और उसकी हत्या करके एक सक्रिय सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कानून का कठोर वाक्य कुछ हद तक पीड़ित के परिवार और जनता को शांत करने में कामयाब रहा। अंतिम रूप से न्याय किया गया है, लेकिन इसके पीछे अभी भी एक लंबी चलने वाली त्रासदी है। एक ईमानदार आदमी के बारे में त्रासदी, जिसे उन लोगों ने बेरहमी से धोखा दिया और मार डाला जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था। एक बूढ़े पिता के बारे में त्रासदी, जिसने अपने एकमात्र बेटे को खो दिया। बच्चों के बारे में जो अपने पिता को खो चुके हैं। किम बैंक जिले में सुअर फार्म का मामला हमेशा एक निशान बना रहेगा। मानव परिवर्तन के बारे में एक डरावनी सीख, जब वासना और लालच ने मानव स्वभाव को बादल दिया है, जिससे वे ऐसे राक्षस बन गए हैं जो अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए सभी नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करने के लिए तैयार हैं।